हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे ओवर ईटिंग के बारे में। खाना खाना भला किसे पसंद नहीं होगा, पर कई बार ये बिना सोचे कि हमारी भूख कितनी है और हमें कितना खाना है, हम खाते ही जाते हैं और हमारी यही खाने की आदत कई बार हमें परेशानी में भी डाल देती है। और कई बार हम खुद ही बच्चों को मोटा करने के चक्कर में उनकी भूख से ज़्यादा खिला देते हैं। पर क्या ये आदत खाने की जो है वो सही है, और क्या ओवर ईटिंग करने के नुकसान भी हैं, और हमें कितना और कब खाना चाहिए? आज हमारी ये खाने की आदत सुधारने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की चीफ डाइटिशियन मिस रुचिका जैन। रुचिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। रुचिका, सबसे पहले ये बताइए कि किसी को कैसे पता चलेगा कि वो ओवर ईटिंग का शिकार है? ओवर ईटिंग अगर हम बात करें तो हम एक टाइम पे जो हमारा मील है उससे अनयूजुअल अमाउंट्स को खाना, सो दैट लीड्स टू लॉट ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस। उससे हमारा पेट एकदम भरा हुआ, ब्लोटेड, भारीपन या एसिडिटी के रूप में भी सामने आ सकता है, बट मेजरली बहुत भारीपन हमें लगता है खाना खाने के बाद। ओके। तो जो आदत है, मैं भी देखती हूँ कि मेरी भी खाने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाती रहती हूँ, तो लोग मुझे देखकर ये भी पूछते हैं कि आप हमेशा ऑफिस में खाती रहती हैं। तो मैं भी ये सोचने पे मजबूर होती हूँ, क्या मैं ओवर ईटिंग तो नहीं कर रही हूँ? तो कैसे पता चलेगा कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं? थोड़ी थोड़ी देर में बांट करके खाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हम एक टाइम पे जरूरत से ज्यादा, रिकमेंडेड लेवल से ज्यादा हम अगर खा रहे हैं या उसकी वजह से हमें कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, अनहेल्दी खाना, अनयूजुअल अमाउंट्स में खाना ओवर ईटिंग है। नॉट नेसेसरी कि आप थोड़ी थोड़ी देर में अगर बांट कर खा रहे हैं तो वो अनहेल्दी ही हो या ओवर ईटिंग ही हो, बट अनयूजुअल अमाउंट्स में खाना जो है वो ओवर ईटिंग है। मतलब हमारा पेट भर गया है, हम उसके बाद भी खा रहे हैं। कई बार ये चीज ऐसा होता है कि हाँ, हमें पसंद आई, कोई चीज अच्छी लगी, बहुत दिन बाद हमने खाई, तो हमने थोड़ा सा अमाउंट में ओवर ईटिंग कर लिया, दैट इज स्टिल ओके। या फिर ये होता है कि हमने बहुत घंटों से कुछ नहीं खाया हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारी ओवर ईटिंग हो सकती है। बट अगर हम यूजुअली एज अ हैबिट इस चीज को करते हैं तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। ओके। ये भी बताइए, एसिडिटी, डाइजेशन भी आज एक आम समस्या है। क्या हम इसे ओवर ईटिंग से भी जोड़ सकते हैं? क्या ज़्यादा खाना खाने के भी नुकसान होते हैं? या डेफिनेटली यस, हम इसको लिंक कर सकते हैं ओवर ईटिंग से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एसिडिटी सिर्फ ओवर ईटिंग करने से ही होती है। बट डेफिनेटली जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए हमारे स्टमक में, हमारे पेट में एसिड सिक्रीट होता है। अगर हम अनयूजुअल लार्ज अमाउंट्स का खाना खाएंगे, लार्ज पोर्शंस का खाना खाएंगे, वो ज़्यादा देर तक हमारे स्टमक में पड़ा रहेगा, तो डेफिनेटली इससे एसिड सिक्रीट होता है और हमें उसकी वजह से एसिडिटी या भारीपन या ब्लोटिंग, जो पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम है, वो हमें होती है। जी। और ओबेसिटी भी आई थिंक ओवर ईटिंग की ही देन है। या ओवर ईटिंग, ओबेसिटी के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ओवर ईटिंग जो हमारे रिकमेंडेड अलाउंसेस हैं, देखिए हमारे हाइट के अनुसार, हमारे वेट के अनुसार, हम जेंडर के अनुसार हमारी एक स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट किए गए हैं। अगर हम उससे ज्यादा मात्रा में खाते हैं एंड ऑन अ लॉन्ग रन एंड क्वाइट ऑफन खाते हैं और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं करते, यानी कि हम उसको फिजिकल एक्टिविटी या उसको बर्न नहीं करते, तो डेफिनेटली ऑन अ लॉन्ग रन वो हमारी बॉडी में फैट की तरह डिपॉजिट होता है और अल्टीमेटली हम ओवरवेट या ओबीस हो जाते हैं। ओके। ये भी बताइए, क्या ओवर ईटिंग भी एक मेंटल डिसऑर्डर है? क्योंकि कई बार कई लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी खाने से दोस्ती कर लेते हैं, तो ये कितना गलत है? अर्जुन कपूर एक एक्टर है, उन्होंने भी ये माना था कि जब वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में थे, बॉलीवुड में आने से पहले, तो बहुत ज़्यादा खाते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे। तो ये कितना सही है और कितना गलत है? तो जैसे जो हम ओवर ईटिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन होती है बॉडी में, अगर हम इमोशनल स्ट्रेस की बात करें तो उससे हमारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी एपेटाइट को या हमारे हंगर को कंट्रोल करते हैं। और उसकी वजह से ये होता है एज अ रिजल्ट ऑफ विच कि हम ज़्यादा खाते हैं
और जब हम ज़्यादा खाते हैं या हम कुछ पर्टिकुलर फूड्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो एज अ रिजल्ट फिर कुछ हमारे फर्दर हॉर्मोन्स होते हैं जो डीरेंज होते हैं। जी। तो एक साइकिल की तरह ये चीज़ ऑपरेट होती है, हमारे हॉर्मोन्स का डिस्टर्ब होना, हमारा खाना, हमारा ज़्यादा खाना, ओवरवेट होना, ओबीज होना, उनका फर्दर हमारे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करना। तो ये एक साइकिल की तरह बन जाता है, हमारी हैबिट में आ जाता है और हम इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहते हैं। अगर स्ट्रेस मतलब चल रहा है तो डेफिनेटली ये चीज़ चलती रहती। जी, एक साइंटिफिकली प्रूफ है कि हम स्क्रीन देखते हुए बहुत ज़्यादा खाते हैं, भूख से ज़्यादा खाते हैं, और आजकल तो बच्चों की हैबिट बन गई है या तो टीवी की स्क्रीन के आगे या लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन के आगे वो बिना स्क्रीन देखे खाना ही नहीं खाते हैं। तो जो ये आदत है वो कैसे ओवर ईटिंग में तब्दील हो सकती है और इससे हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं? एक चीज है कि बच्चों का जो मतलब पालन पोषण है या बच्चों का जो टेक केयर करना है उसका ओनस सबसे पहले बच्चों को अपनी समझ नहीं है। तो अगर बच्चों की हम बात करें तो सबसे पहले ये एज पेरेंट्स या एज केयर गिवर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये हैबिट ही ना आने दें। जी। मतलब हमें उनके अंदर ये कोशिश करनी है कि वो टेबल पे जहाँ सब लोग बैठ करके खा रहे हैं या डाइनिंग टेबल पे हम उन्हें वहां बैठ करके खाना खिलाएं, रादर देन कि हम उन्हें अलग से, या एक्चुअली आजकल बहुत सारी मदर्स ऐसा है कि ये समझती हैं कि बहुत ईजी है, बच्चा तो टीवी देख रहा है, उसका सारा ध्यान टीवी देखने में है और उसको रियलाइज नहीं होता है कि वो क्या खा रहा है। सो दैट इज एक्चुअली रॉन्ग प्रैक्टिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट हमें डाइनिंग टेबल पे उनको सबके साथ बैठकर खिलाने से हम उनके अंदर और हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट कर सकते हैं। मतलब फिर उनको वो चीज करने का या फूड टैंट्रम्स दिखाने का भी स्कोप नहीं होता, क्योंकि जो चीज सबके लिए बनी है वही चीज बच्चा भी खाएगा, सबके साथ खाएगा, फिनिश करने की हैबिट डालेगा, हेल्दी खाएगा। ये भी बताइए रुचिका, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या है और इसमें और ओवर ईटिंग में क्या फ़र्क होता है? See, binge eating disorder is a form of eating disorder. अगर हम ओवर ईटिंग की बात करें तो ओवर ईटिंग हो सकता है हम किसी पर्टिकुलर रीजन पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर मील पे हम कर जाएं, लेकिन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक रेगुलर चीज हो जाती है और उसमें ऐसा होता है कि हम अनयूजुअली लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड एक बार में खाते हैं और उसके बाद देन वी डेवलप दैट गिल्ट। मतलब उसमें जनरली बाद में पेशेंट को एक गिल्ट होता है, एक मतलब एक डिप्रेस फीलिंग होती है, या हम ये फील करते हैं कि हमने बहुत ज्यादा खा लिया है, लेकिन ऑल्दो उसको वो कंपनसेट करने की कोशिश नहीं करता, बट डेफिनेटली देयर इज अ गिल्ट फीलिंग behind that, and it is a regular practice. Overeating could be for a particular meal or for a particular instance, but binge eating disorder is a habit, is an abnormality. ओके, ये भी बताइए कि ओवर ईटिंग हमारे हार्ट हेल्थ के लिए किस तरह से नुकसानदायक है? सी, ओवर ईटिंग डेफिनेटली हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि ओवर ईटिंग जनरली, अगर हम ओवर ईटिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज तो हम नॉट नेसेसरीली कि हम जो भी खा रहे हो वो हेल्दी हो, और जनरली ऐसा होता है कि जब हम ओवर ईट करते हैं तो हम अनहेल्दी स्टफ ही ज्यादा लेते हैं, जो फैट रिच हो सकता है, जिसमें ज्यादा मात्रा में शुगर पाई जा सकती है, जिसमें ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट्स पाए जा सकते हैं। तो वो एनीवेज एज फूड कंपोनेंट्स हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। फिर अगर हम लॉन्ग रन पे ओवर ईट करते हैं या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है अगर हमें, तो उससे हमें ओवरवेट होता है या ओबेसिटी होती है, विच इज अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब चीजें जो हैं ये हार्ट डिजीज से लिंक्ड होता है। अगर हम इंडियंस की बात करें तो उनके केस में एब्डोमिनल ओबेसिटी या पेट की चर्बी बहुत कॉमन है, तो ये भी डेफिनेटली ओवर ईटिंग करने से होती है लोगों में। और जब हम एब्डोमिनल ओबेसिटी करते हैं तो बहुत सारी स्टडीज या ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो एब्डोमिनल ओबेसिटी या वेस्ट सर्कमफेरेंस का ज्यादा होना इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। ओके, ये भी बताइए ईटिंग डिसऑर्डर और कितनी तरह के होते हैं? सी, ईटिंग डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो वो काफी तरीके के होते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हम बात करें तो एक होता है एनोरेक्सिया, जिसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, फिर हम बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा, और तीसरी हम जिसकी आप बात कर रहे हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर।
तो ये तीनों अलग अलग जो है डिसऑर्डर्स हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा ऐसा होता है जिसमें बेसिकली पेशेंट या जो क्लाइंट है वो इतना कॉन्शियस होता है नहीं खाने के लिए, या उनको एक फियर होता है कि उनका वजन ना बढ़ जाए, जी। जिस वजह से या तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, या अगर वो खाते हैं तो उसको किसी ना किसी मीन्स से जो फूड उन्होंने लिया है उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं ताकि उनका वजन ना बढ़े। उसको हम एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना से हम कोरिलेट कर सकते हैं, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर। ओके, ये भी बताइए कि लोगों को इस तरह के जो ईटिंग डिसऑर्डर होने के पीछे क्या वजह है और इनके लक्षण या सिम्टम्स क्या हैं? जैसे मैंने आपसे बोला कि ईटिंग डिसऑर्डर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसके अनुसार उनके सिम्टम्स या लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। बट या डेफिनेटली अगर हम इनके कॉजेस की बात करें तो कॉजेस कुड बी जीन्स, कॉजेस कुड बी फैमिली हिस्ट्री, कॉजेस कुड बी सोशल, क्योंकि आजकल लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हैं और नॉट नेसेसरीली कि वो उसको राइट वे में फेच कर रहे हैं। जो नॉलेज या जो इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उससे कई बार लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, या एक इमेज क्रिएट करने के लिए, अपनी एक सोशल इमेज क्रिएट करने के लिए कि मेरा वजन ऐसा होना चाहिए, जिसका वजन बहुत कम है वो ये कोशिश करता है कि मैं अपना वजन ज्यादा कर लूं ताकि मैं अच्छा दिखूं, या जिनका वजन बहुत ज्यादा है वो ये कोशिश करते हैं कि मैं अपना वजन कम कर लूं। बट अनटिल एंड अनलेस आप उसको प्रॉपर वे से करेंगे, आप किसी ना किसी डिसऑर्डर में या किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ओके, ये भी बताइए रुचिका, कई बार लोग मोटा होने के चक्कर में भी ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा खाना खिलाने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ज़्यादा खाना खाने से वो मोटे हो जाएंगे। ये भी बोलते हैं बड़े लोग कि अरे अभी तो ये बच्चों के खाने की उम्र है, इन्हें मत टोको, इन्हें खाने दो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सी डेफिनेटली मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला कि पेरेंट्स का ओनस होता है बच्चों का टेक केयर करना, बच्चों को राइट डाइट देना। तो ये नोशन जो है कि बच्चों को ओवर ईट कराइए, ये बहुत गलत है। उनकी डाइट में प्रॉपर हर न्यूट्रिएंट का होना, हर कंपोनेंट का होना और एक बैलेंस्ड मील का होना इम्पॉर्टेंट है, एज कंपेयर टू कि वो हम उन्हें ओवर ईट कराएं। और ओवर ईट कराने में हम कई बार रियलाइज नहीं करते कि जो हम न्यूट्रिएंट्स या जो फूड हम उन्हें दे रहे हैं वो उनके लिए हेल्दी नहीं है। तो ये चीज एक बहुत बड़ा कारण बनती है आगे जाकर के ओवरवेट होने का या आगे जाकर के डायबिटीज होने का। अब स्टडीज हैं और इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, रिकमेंडेशंस बहुत चेंज हुए हैं, क्योंकि आजकल बच्चे, अगर हम पहले के बच्चों की बात करें या हम अपनी ही जनरेशन की बात करें, तो हम आउटडोर प्लेइंग में बहुत इन्वॉल्व होते थे। आजकल का टाइम बहुत बदल गया है, स्पेशली अगर हम कोविड टाइम्स की बात करें तो इनफैक्ट बच्चों ने घर से बैठ करके भी स्कूल अटेंड किया है, और हमने आउट ऑफ कॉन्शियसनेस या आउट ऑफ सेफ्टी रीजंस हमने बच्चों को बाहर नहीं भेजा है। तो स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से, घर पर कन्फाइन होने की वजह से, लिमिटेड आउटडोर एक्टिविटी होने की वजह से, अगर उनका डाइट हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली, या उनकी डाइट में जंक फूड ज्यादा है या अनहेल्दी स्टफ ज्यादा है, तो ऑन अ लॉन्ग रन ओवरवेट और लेटर एजेस में उनको, या अर्ली एजेस में, लेट 20s में ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। यंग एज हार्ट अटैक्स इज ऑल रिलेटेड टू समवेयर और द अदर चाइल्डहुड ओबेसिटी, एंड दिस इज नाउ अकॉर्डिंग टू स्टडीज, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि चाइल्डहुड ओबेसिटी से आगे जाकर के वो बच्चे डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी शुड बी स्ट्रिक्टली डिस्करेज्ड, बट उससे बच्चों को हेल्दी फूड से डिवॉइड ना करें, उनको फिजिकली एक्टिव होने को बोले, और जो उनकी डाइट है वो हेल्दी हो और जंक फूड फ्री हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बच्चों की डाइट बहुत ज़रूरी है, अच्छी हो। तो सही और परफेक्ट ईटिंग हैबिट्स क्या हैं और अपने खाने पीने का हम ध्यान कैसे रखें? अगर हम परफेक्ट ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक बैलेंस्ड मील को लें, और बैलेंस्ड मील को लेने का मतलब ये है कि हमारी डाइट में प्रॉपर सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड हो, क्योंकि हर फूड ग्रुप का, हर न्यूट्रिएंट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। कार्बोहाइड्रेट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, प्रोटीन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, फैट्स डेफिनेटली हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, बट हमें अधिक मात्रा में या जरूरत से ज्यादा या गुड क्वालिटी फैट्स को कंज्यूम करना चाहिए।
अनहेल्दी फैट्स या मोर देन रिकमेंडेड लेवल ऑफ फैट्स अगर हम लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारा वजन बढ़ता है और हम ओवरवेट हो जाते हैं। जी। तो इंक्लूडेड ऑल द फूड ग्रुप्स, जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारी थाली है या जो हमारा फूड है वो एक कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अगर हम बच्चों का एग्जांपल लें तो हमारा लंच बॉक्स भी जो है, मतलब इट शुड नॉट बी, सी अगर हम बच्चों के लंच बॉक्स में ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड बटर इस तरीके के ऑप्शंस रखते हैं तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ हेल्दी थिंग टू कीप। उसकी जगह पर जैसे हम दाल का चीला विद पनीर स्टफ्ड इन इट, विद वेजिटेबल स्टफ्ड इन इट, हम ऐसी चीजें या स्प्राउट्स का यूज कर सकते हैं, या रोटी सब्जी अलोंग विद सम फ्रूट या कर्ड, इस तरीके की चीजों को हम अगर इनकॉर्पोरेट करें, हम लंच से ही अगर शुरुआत करें, बच्चों के टिफिन से शुरुआत करें, तो ये एक गुड चेंज होगा सो दैट दे विल अडॉप्ट अ हेल्दी हैबिट। ओके रुचिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर। कई बार अगर हमारी पसंद का खाना हमारे सामने हो तो हम थोड़ी बहुत ओवर ईटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको अपनी आदत ना बनाएं और ना ही बच्चों को ऐसा करने दें, क्योंकि स्वाद और मोटा करने के चक्कर में आप खुद को और अपने बच्चों को कई बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। बेशक मनपसंद का खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा और थोड़ी थोड़ी देर बाद। आज के लिए बस इतना ही, हमें फिर दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.